अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में भी तब्दीली आ गई। ये तब्दीली एक्सपेक्टेड ज़रूर थी, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ तब्दीली आई थी या आ गई, ये बड़ी लोगों के लिए हैरान कुन है, बल्कि अगर कहें कि पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन है। बिल्कुल ऐसा लगा कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत की थी उसके हाथों से हुकूमत रेत की तरह फिसलती चली गई। जो सवालात इसके पीछे रह गए वो बेसिकली सवालात यही रह गए कि ऐसा क्या हुआ था कि 20 साल गुजारने के बाद अरबों डॉलर खर्च करने के बाद आप वहाँ पर पीछे क्या छोड़ के गए। जिस अफगान फोर्सेस के क्लेम्स किए जाते थे कि हमने एक बेहतरीन कामयाब ताकतवर फोर्स तैयार कर ली है, वो रेत का ढेर साबित हुई। अब आगे मामलात किस तरह से चलेंगे, अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो बाकायदा तौर पर सरबरा भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। अहमद जलाली साहब को सरबरा मुंतकिल किया गया है। पूरी के पूरी जो अशरफ गनी अब उनको साबिक सदर कहा जाने लगा है, वो वहाँ से फ़रार भी हो चुके हैं। दीगर चीज़ों पे बात करेंगे, ज़रा फ्यूचर पे भी बात करेंगे, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या उसके असरात होंगे, क्या किस तरह से दुनिया इसको देख रही है। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, सीनियर तो अपनी जगह हैं लेकिन साबिक सफ़ीर भी हैं नजमुद्दीन शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। और उसके साथ साथ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है एजाज सैयद, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि काबुल से होकर आए। 10 दिन पहले ये काबुल से आए। अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं भी आपसे ब्रेक से प्रोग्राम शुरू होने से पहले यही सवाल कर रही थी कि 10 दिन पहले आप काबुल में थे, कि आपने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? आपने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। वेल, प्लीज़ अलाउ मी टू स्टार्ट विद नजमुद्दीन शेख साहब। नजमुद्दीन शेख साहब, आप इस वक्त बैठे हुए न्यूयॉर्क में हैं और अमेरिका ने जो अफगानिस्तान से के साथ किया है, ऑल्दो कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री रिपीट की है, ये उनका वतीरा भी रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, अब इस पे तारीख क्या लिखेगी वो तो बात की बात है, लेकिन एक मर्तबा पाकिस्तानियों को ठंडे दिल से, पाकिस्तानी एनालिस्ट जो हैं, ठंडे दिल से बैठ के देखना होगा कि 2001 के बाद हुआ क्या और उसमें कौन कसूरवार कितना है। मसलन और अगर 2001 से पहले चलें तो सब उसामा बिन लादेन पहुँचे अफ़गानिस्तान में कैसे, 1998 में आपने उनको आने दिया, क्यों आने दिया? ये सवाल हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे जब तारीख लिखी जाएगी, और इस तारीख के लिखने में पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों से बेहतर मैं समझता हूँ किसी की ऑन द स्पॉट एनालिसिस नहीं होगी जितनी कि पाकिस्तानियों की होगी। दूसरी चीज़ जो आप कह रही हैं कि ये क्यों इतनी जल्दी हुआ, ये तो वाज़ेह था कि जिस नौयत की वहाँ पे हुकूमत बनाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, उसमें अफ़गान की जो अपनी ख्वाहिशात हैं, जो अपनी तहज़ीब है, अपनी तारीख़ है, उसको आपने एक तरफ रख के बॉन्ड कॉन्फ्रेंस करके और आपने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये तो फॉर्मूला था डिज़ास्टर के लिए, और ये फॉर्मूला अभी पूरा हुआ है। मसलन मैं आपको 3-4 चीज़ें कहता हूँ जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। 2001 में जब आप गए वहाँ पे तो आपने वॉरलॉर्ड्स के साथ ही काम करना शुरू किया। वही वॉरलॉर्ड्स जो कि मुजाहिदीन करार दिए जाते थे, लेकिन जिनको तालिबान ने रद्द कर दिया था, उनको अंडरग्राउंड जाने पे मजबूर कर दिया था, और उन्होंने फिर अपनी वॉरलॉर्डिज्म भी शुरू की। साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था और बड़ा वाज़ेह है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी नजमुद्दीन शेख साहब भी फरमा रहे हैं कि जो कुछ हुआ और जितनी स्मूथ एक ट्रांजिशन हमने देखी विद इन अ वीक हार्डली, और इसमें अब पाकिस्तान ने अपने आप को कहा है कि जी उसने न्यूट्रल ही रहना है, जो भी हुकूमत होगी उसका ही हम साथ देंगे। इसका इम्पैक्ट, हमेशा से कहते हैं ना कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से मशरूत है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इसका इम्पैक्ट सर आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो इन तालिबान की जो एक्सेप्टेबिलिटी हमें नजर आई है माशरे में वहां पे, वो बड़ी हैरान कुन, और लगता ये है कि वहां पे जो अवाम थे वो गालिबन अमेरिका को भी अब नहीं देखना चाहते थे वहां पे,
और ये जो हुकूमत है इसको भी गालिबन वो ये समझते थे कि ये करप्ट लोग हैं और उन्होंने जो कुछ किया है अपने लिए पैसा जमा किया है, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अफगानियों की हालत वही थी। और आपको पता है कि ये सारे लीडर जो इन्होंने बाहर जायदादें भी बनाई, पैसा भी बनाया। नतीजा ये कि अवाम की तरफ से कोई मज़ामत नहीं हुई किसी भी जगह पे। और जो ट्रुप्स होते हैं आर्मी, ये भी डिपेंड करती है अवाम की सपोर्ट पे। और अगर अवाम सपोर्ट कर नहीं रहे तो आर्मी भी डिफेंड नहीं कर सकेगी। नतीजा ये कि बगैर किसी मज़ामत के, बगैर कहीं बहुत बड़े मार्के के, ये सारा सिलसिला एकदम से कोलैप्स करता हुआ नजर आया। अब इसमें बज़ाहिर तालिबान को ये फतह हुई है, लेकिन जिन लोगों से हुकूमत छिनी है उसमें से बाज लोग तो भाग गए यहाँ से, लेकिन जो वहां मौजूद हैं क्या वो इस चीज को इस तरह तस्लीम कर लेंगे, या ये कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी लेके बैठा हुआ है, क्या वो ये मेहनत कर रहा था कि यहाँ स्टेबिलिटी आ जाए ताकि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैला सके सारे इलाके में? चाइना की खिदमत के लिए काम कर रहे थे? ये भी नहीं है, क्योंकि चाइना की तो कंटेनमेंट उनकी जिम्मेदारी उनकी, लिहाजा उनकी भी मेरा ख्याल है सोच तो यही थी कि हम छोड़ के इस तरह निकल गए हैं, अब तालिबान और बाकी के लोग लड़ते रहेंगे और जंग जारी रहेगी, इंस्टेबिलिटी भी रहेगी और हम भी हाथ रंगते रहेंगे वहां पे। लेकिन उनकी तवक्कुआत से सब कुछ हट गया, यानी तमाम अंदाजे पूरी दुनिया के इसमें नाकाम हो गए और ये चंद हफ्तों में ही सारा खेल खत्म हो गया। तो ये जो कुछ हुआ है इसमें पहली चीज जो करने की जरूरत है, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि एक मुज़ाकरात के जरिए कंसेंसस डेवलप करें, हुकूमत वो बने जिसको तमाम लोगों की, तमाम स्टेक होल्डर्स की हमायत हो। अब तालिबान अब मुज़ाकरात करेंगे, अब्दुल्ला टाइम मांग रहा है, मुज़ाकरात होंगे। अगर वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल हो जाते हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये हुकूमत सबको एक्सेप्टेबल भी हो और उसके साथ साथ इस हुकूमत की रिट भी कायम हो जाए, अफगानिस्तान के ऊपर उसका, पूरे के ऊपर उसका एक तरह का तसल्लुत मौजूद हो। ये अमन के लिए पहली शर्त है। अगर कोई ऐसी हुकूमत बनती है जिसका तसल्लुत पूरे इलाके पे नहीं होगा, तो वहां पे फिर मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉक्सीज वगैरह जन्म लेनी शुरू करेंगे। तो एक तो ये जरूरत थी। ठीक है जनरल साहब, ठीक है जनरल साहब वापस आती हूँ, जनरल साहब वापस आती हूँ, जनरल साहब वापस आती हूँ, आपकी तरफ वापस आती हूँ। एजाज है ये साहब, एक तो आप काबुल गए तो आपने काबुल में क्या देखा, जिस तरह से आप बात ही कर रहे थे कि क्या ये एक्सपेक्टेड था, प्लस जो इतनी स्मूथ ट्रांजैक्शन जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है और बज़ाहिर वो रिपोर्ट हो रही है, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि जी बड़ी खाना जंगी का खदशा है और इस किस्म के फियर्स थे, तो वो फियर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए, एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो गई। क्या हुआ? पहली बात ये है कि जिस तरह ये कहा गया कि अवाम ने बड़ा इस्तकबाल किया है तालिबान का, मैं बिल्कुल दिसंबर 2001 में लेके अगर आपको जाऊँ, और वो फुटेजेस मौजूद हैं कि जब अमेरिका की इन्वेडिंग फोर्सेस काबुल में पहुंची थी, तो उस वक्त भी अमेरिका के मीडिया ने और पाकिस्तानी मीडिया समेत सारी दुनिया ने दिखाया था कि जी अवाम ने तो बड़ा इस्तकबाल किया है। तो मेरे ख्याल में ये बिट्स एंड पीसेस में जो फुटेजेस हैं उनको अवाम से ताबीर नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे थे या पूरी दुनिया लगा रही थी, बिल्कुल राइटली सैड कि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी हो जाएगा। आप पीछे चले जाएं, फरवरी 2020 में हुआ था दोहा पीस एग्रीमेंट। इत्तेफाक से मैं दोहा में मौजूद था जब ये पीस एग्रीमेंट हो रहा था। तो उस वक्त भी जो तालिबान जिस तरीके से वो सारे मामले को डील कर रहे थे, और ख़ुद अमेरिका ने जिस तरीके से इस मामले को डील किया, अबव ऑल कि अमेरिका एक तरफ अलाइड था अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ, और आप देखिए आखिरी दम तक अशरफ गनी को भी उन्होंने धोखे में रखा जी। और उसी अमेरिका ने जाके तालिबान से जाके मुआहदा कर लिया जिनसे अशरफ गनी गवर्नमेंट और ख़ुद अमेरिका लड़ रहा था। तो ये सबसे बड़ी एम्बैरसमेंट किसके लिए थी? ख़ुद अशरफ गनी हुकूमत के लिए ये सबसे बड़ी एम्बैरसमेंट थी। और अगर इसमें कहा जाए कि किसने फाउल प्ले किया, तो सबसे बड़ा नाम अमेरिका का आएगा कि उन्होंने फाउल प्ले किया। ऐसा लगा प्लेट में रख के दे दिया। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। और फिर आप देखिए कि जो टाइम लाइन्स तय की गई थी दोहा पीस प्रोसेस के अंदर, वो टाइम लाइन्स मीट नहीं हो रही थी।
इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के मामला भी तय नहीं हो रहे थे और पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी, एक्सपेक्ट सारे ये कर रहे थे कि ये यही कुछ होगा कि तालिबान आके कब्जा कर लेंगे। और मैं ज़ाती लेकिन इतना स्मूथली होगा ये भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम तो बड़े लोग डरे हुए थे ना, गारा जंगी होगी, रिजिलियंट होगी, वहां से रेजिस्टेंस, मज़ाहमत होगी, लोग होगी। असल में मैं ज़ाती तौर पर ये समझ, देखिए मज़ाहमत तो शुरू में हुई ना, अफगान फौज के उनके साथ इनकाउंटर्स हुए, अफगान फौज के बंदे मरे, तालिबान के ऊपर अटैक हुए, तालिबान के भी बंदे मरे, एरियल बमबारी भी, ये सब कुछ हुआ। लेकिन काबुल और जो बड़े शहर है आखिर पे आके, मेरा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि दो तीन इसमें चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये कि अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है वो अंदर से टूट फूट का शिकार थी। कुछ उनके वज़रा, मुझे ज़ाती तौर पे पता है, वो चाहते थे कि अशरफ गनी साहब इस्तीफ़ा दे दें, हामिद करज़ई साहब चाहते थे अशरफ गनी साहब इस्तीफ़ा दे दें। वो वहाँ पे एक बहुत मोतबर शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं। जो अशरफ गनी साहब के अपने वज़रा जो हैं वो उनके खिलाफ बयान देते थे, उनकी करप्शन के हवाले से बात किया करते थे। फिर दूसरी जो उसमें जो बड़ी बदली मैं ये कहूँगा कि जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसको इस बात का जब ये यकीन हो गया, यानी कि रजीम को जब इस बात का यकीन हो गया, अफगान फोर्सेस को इस बात का यकीन हो गया कि अमेरिका अब उनके साथ नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि लड़ाई का फ़ायदा नहीं है। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, सूरत हाल ये थी कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने गुलबदीन हिकमत यार जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं, इन्होंने ऑफ़र किया कि जी हम आपको असला भी देते हैं और पैसे भी देते हैं, आप तालिबान से लड़ें। वो माजी में वो तालिबान से लड़ते रहे। ये बात मुझे खुद गुलबदीन हिकमत यार साहब ने बताई। तो उन्होंने कहा जी मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैं नहीं अफगानों का लहू बहाऊंगा, मैं उनका लहू नहीं गिराऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। माजी में वो आपस में लड़ते रहे। तो बात यह है कि जो अशरफ गनी गवर्नमेंट है उनके अंदर बड़ी तकसीम थी, बहुत सारे क्रैक्स थे, और ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स ये गिरा है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, एक लाइन करके मैं बात ख़त्म करूँगा, मैं नहीं ये समझता कि ये जो अमेरिका की नाक के नीचे ये कुछ हुआ है और अमेरिका को कुछ पता नहीं है। मेरे ख्याल में ये सब कुछ ये वेल थॉट आउट प्लान, ये ऐसा नहीं है कि जी वो भाग गए और उनको आने दिया। देखें 2001 में बमबारी की, एरियल बमबारी की, यही अमेरिकन थे, तो उन्होंने तालिबान को भगाया था। एग्जिट हुआ अमेरिकन फोर्सेस का, रातों रात वो जिस तरह से भागे हैं। तो जरा सा मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक साहब आऊंगी, नजर साहब से मैं अमेरिकन रोल पे भी बात करूंगी, क्योंकि जिस तरह से अशरफ गनी की बात कर रहे हैं कि उनको भी अंदाजा था, लेकिन 2 दिन पहले उनकी अपनी एक ट्वीट थी खुद अशरफ गनी की, जिसमें वो कह रहे थे कि जी उनकी जो बाइडन से बात हो गई है, तब उनकी यकीन दहानी हो गई है। फिर 2 दिन में क्या हुआ और फिर अमेरिका का रोल क्या था। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, जानेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अमेरिकन रोल पे ज़रा बात करनी है। नजमुद्दीन शेख साहब 2 दिन पहले अशरफ गनी को यकीन दिलाते रहे कि जी हम आपके साथ हैं। उससे पहले तालिबान के साथ, जिसके साथ अशरफ गनी जो है वो लड़ रहे थे, उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे। और फिर अब जिस तरह से उनका एग्जिट हुआ वो भी हमारे आपके सामने है। और फिर बज़ाहिर ये लगता है कि बाकायदा प्लेट पे रखे, जिस तरह से एजाज सैयद भी बात कर रहे थे कि एक स्मूथ ट्रांजेक्शन हो गई। आप किस तरह से देखते हैं सत अमेरिका का रोल? देखिए, अमेरिका का जो रूल है और अमेरिका का रूल ख़त्म होना था, वो ट्रंप के ज़माने में ज़ाहिर हो गया था, क्योंकि जिस किस्म का उसने मुआहदा किया था तालिबान के साथ और अशरफ गनी को एक रखते हुए जो मुआहदा किया था, उससे वाज़ेह था कि अमरीकी निकलते थे। मुझे उस वक्त शक ये था कि अमरीका की फ़ौजें अफवाज वहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन उनकी CIA जो वहाँ पे अपनी मिलिशिया चलाती थी, अफ़गान मिलिशिया थी नॉर्थ में, अफ़गान मिलिशिया थी साउथ में, जो सब CIA के कंट्रोल में थी। मुझे शक था कि वो नहीं ख़त्म होंगी। लेकिन बाइडन ने जो फ़ैसला किया, तो वो फ़ैसला किया कि हर एक को निकालना है और इस जंग से हमें अपने हाथ धोने हैं। ज़िक्र हुआ कि देखिए इस वक्त जिस तरह मेरा अपना शक ये था कि जब ये एग्ज़िट होगी अमेरिकनों की, तो खाना जंगी होगी। खाना जंगी नहीं हुई है। ये जो एजाज साहब ने जिक्र किया कि कुछ इंसिडेंट्स हुए, लेकिन वो इंसिडेंट्स उस नौइयत के नहीं थे जो कि होने चाहिए थे। अगर आप 3 लाख फ़ौज उनकी देखें और ये हिसाब लगाएं कि तालिबान के और नहीं तो 50,000 या 60,000 लोग लड़ने के लिए तैयार थे। 50 से 60,000।
एयरफोर्स क्या ये बातें होती है ना। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अफगान लोग जो थे वो तंग आए हुए थे। उनके साथ उनको सिर्फ करप्शन के निशान नज़र आ रहे थे। हम मगरबी अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब लोगों को डर था, ख़ास तौर पे ख़वातीन को डर था कि हमारी जो भी आज़ादियाँ हैं वो ले ली जाएंगी। जो म्यूज़िक सुनेगा उसकी फेंटी होगी, उसकी बुराई की जाएगी वगैरह। लेकिन तालिबान ने एक हद तक उस किस्म की स्टेट्समैनशिप दिखाई है कि अब तो आप वो काबुल घुसे हैं, लेकिन उससे पहले जो शहर इन्होंने लिए, मुझे सिर्फ एक जगह याद पड़ती है, हेलमंद, जहाँ पे नज़र आया कि सचमुच मज़ामत हो रही है। और क्यों हुई वो मज़ामत? इस वजह से नहीं हुई कि वो अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत को बचाना चाहते थे या उस किस्म की आज़ादी रखना चाहते थे। वो हुई क्योंकि वहाँ पे जो ड्रग लॉर्ड्स हैं उनकी आमदन पे असर अंदाज हो रहे थे तालिबान के हमले। और हेलमंद में ये रहेगा। जो जो अभी मसले आएंगे अफ़गानिस्तान में, मेरी नज़र में, कि बावजूद इसके कि तालिबान ने बहुत अच्छा रवैया रखा है और अभी तक जो किया है और कहा है, उससे महसूस होता है कि वो शायद कुछ हिस्सा भी करें। आखिर पख्तून 40% अगर हैं पॉपुलेशन के, तो 27% ताजिक भी हैं, 9% उज़्बेक हैं, 9% हज़ारा हैं। तो इन सब और उसके अलावा जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको तस्लीम किया गया है अफ़गानिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में। उन सब के लिए किसी किस्म का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस वक्त ठीक है जो नजमुद्दीन जी, करना है वो इसी नौयत का है कि हम होगी इस्लामिक एमिरेट, उसमें उसमें कोई खलल नहीं होगा, लेकिन इसमें हिस्सेदार होंगे और हिस्सेदार होंगे जिनको हम वो हिस्सा देंगे जो हम चाहेंगे। इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। डेफिनेटली सर वापस आती हूँ। ऐसे में पाकिस्तान का रोल, और पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली, वज़ीर आज़म साहब ने अभी 2 दिन कबल जब कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट से एक इंटरेक्शन था, उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा था, वो छोटा सा है, वो सुनते हैं, उसके बाद एजाज से बात करते हैं। What will happen, I can't say, but what Pakistan wants is Pakistan will deal with any government that is elected or selected by the people of Afghanistan. So whoever people of Afghanistan, they feel represents them, Pakistan will work with them, whichever that government is. This is what we think will happen. It will be a prolonged, protracted civil war. The country that will be most affected after Afghanistan will be Pakistan. ठीक है, एक तो ये बात, पाकिस्तान का स्टांस इज़ वेरी क्लियर। सेकेंडली, वो जो एक इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आएगा, या जिसके लिए हमने बॉर्डर को भी अपना सील किया, अब अमेरिका जो है या इवन जो भी पाकिस्तान दुश्मन है वो तालिबान के भेस में या रूप में या उनकी शक्ल में कुछ दहशतगर्दों को भी कर सकते हैं इंडल्ज, और उसके बाद पाकिस्तान की जो अमन है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये वाले भी जो फेयर्स और ये सब चीज़ें थी, उनका स्टेटस इस वक्त क्या है? देखिए, मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ कि वहाँ पर जिस वक्त मैं मौजूद था, मेरी खुद ख़वातीन से बात हुई वहाँ पे, वो फेयरफुल थी कि तालिबान का अगर दौर आएगा तो हमारा क्या मुस्तकबिल हो। आज भी मेरे फ़ोन में मैसेजेस पड़े हुए हैं वहाँ की जो ख़वातून जर्नलिस्ट है, तो बिल्कुल फेयर है। दूसरी बात यह है कि अलकायदा के हवाले से दोहा पीस प्रोसेस में इन राइटिंग दिया हुआ है अफ़गान तालिबान ने कि उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे। तो जो अलकायदा के साथ तो अलकायदा के रहनुमा ने अभी पिछले दिनों CNN पे इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि हम तालिबान के साथ हैं। फिर TTP के हवाले से जब बात हुई है कि TTP का जो नेक्सस है, तो TTP के जो सरबराह हैं नूर वली महसूद, उनका इंटरव्यू भी इत्तेफाक से CNN ने किया है और उन्होंने कहा कि जी अगर काबुल में हमारी ये तालिबान की हुकूमत आती है तो ये तो हमारी एक किस्म की मजबूती होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बड़ी ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन है और हमारे अपोनेंट कौन है। ये एक बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है
कि इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे ऐसी तंजीमें बनती हैं। आज देखिए बागराम में और पुल चरखी की जेल में जितने भी जो अलकायदा के और तालिबान के कैदी थे उनको रिहा कराया गया। आखिरी में बात करता हूँ, और उनमें कुछ टीटीपी के लोग भी थे, वो भी रिहा हो गए। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, ये जो जिन फियर्स का जिक्र एजाज सैयद भी बात कर रहे हैं, वो जो टीटीपी और अफगान तालिबान का एक नेक्सस भी रहा, फिर हमने देखा कि यहाँ से जो टीटीपी कार्रवाइयाँ करके जाती थी, बॉर्डर क्रॉस करके जाती थी, वहाँ उनको एक पनाह भी मिलती थी। तो सर ये नेक्सस ब्रेक हुआ है क्योंकि टीटीपी की सारी जो कार्रवाइयाँ थी वो तो एंटी पाकिस्तान थी। क्या कैसे अश्योर करें कि आइंदा नहीं होंगी? देखिए एक हद तक ये बिल्कुल सही है कहना कि टीटीपी और टीटीए, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, किसी ने कहा कि दे टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और इसमें बहुत सारी सदाकत है, क्योंकि जिन लोगों ने टीटीपी ने और टीटीए ने, दोनों ने मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंद को बैठ दिया हुआ है, और वो कहते हैं कि हमारा लीडर तो है हैबतुल्लाह अखुंद, तो अगर इस किस्म का उनका रिश्ता है तो फिर उनको अलहदा करना मुश्किल होगा। लेकिन चूँकि टीटीपी का ज़्यादा जोर जलालाबाद में है और जलालाबाद में शिनवारी की ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, और इस वक्त मुझे लगता है कि शिनवारियों में इतनी हिम्मत आएगी कि वो उनसे कहेंगे कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी होंगी। और मुझे ये भी यकीन है कि अगर तालिबान सचमुच खाना जंगी से बचना चाहते हैं, सचमुच एक स्टेट्समैन लाइक अप्रोच लेना चाहते हैं, तो वो भी यही कहेंगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों को एक तरफ रखते हुए हमें ये देखना है कि अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल होगी क्या। उनके पास एस्टिमेट तो है कि $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की उनके पास मिनरल्स हैं, मिनरल डिपॉजिट्स हैं। उन मिनरल डिपॉजिट्स में एनक कॉपर माइन बहुत गिना जाता है, हमारे यहाँ रेकोदिक गिनाया जाता है। अगर इनमें भी राब्ता हो जाए तो शायद डेवलपमेंट की जा सकती है, काबुल रिवर पे डेवलपमेंट हो सकती है। ये सब चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ जब अमन आए और जब अमन इस नौयत का हो कि उनके पास खाने को चीज़ हो। और खाने की चीज़ के लिए देखिए कि सिर्फ एग्रीकल्चर एक है जो कि प्रोडक्टिव सेक्टर है, बाकी तो ट्रेडिंग पे चल रहे थे, ट्रेडिंग चल रही थी इस बिना पे कि साहब जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे अमेरिकी, उस पर आपने ड्यूटी लगा दी, जो चीज़ दूसरे मंगा रहे थे उन पर आपने ड्यूटी लगा दी। अब मंगाएंगे क्या? आधी चीज़ें तो वो जो हेरात में पहुंचती थी, हेरात से तो सीधी आती थी पाकिस्तान, $4 अरब से कम होती थी, और वो सिर्फ स्मगलिंग के लिए होती थी। अब हमने अगर अपना फेंसिंग ठीक की है, और हमें फेंसिंग ठीक करनी पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी है कि तालिबान ने एक इस किस्म का रवैया अख्तियार किया हुआ है, लेकिन उस अख्तियार करने के बावजूद जब इक्तिसादी सूरत हाल बुरी होगी तो सब पे एक ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। जब आपके पास खाने को नहीं होगा तो फिर आप कहीं ना कहीं उसके मजीद मौके या तरीके से ढूंढेंगे। जनरल साहब, यही बात मैं अगर आपसे करूं कि जो नेक्सस, जी बहुत शुक्रिया शेख साहब, मैं वापस आती हूँ। जनरल साहब, जो नेक्सस टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के दरमियान रहा है, और फिर उससे वहाँ के अमन पाकिस्तान के अमन से मशरूत किया जाता है, तो ये भी कोई श्योरिटी, उन्होंने ये तो कह दिया कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये श्योरिटी किस हद तक काबिल यकीन होगी आगे चल के, खासतौर पर टीटीपी के तनाजुर में मैं बात कर रही हूँ, लोगों के अंदर ये सवालात उठ रहे हैं। देखिए, बात ये है कि एक हमदर्दी दोनों के दरमियान एक तरह की लिंकेज तो मौजूद थी, क्योंकि जब नॉर्थ वजिस्तान में टीटीपी तो मौजूद थी, ये टीटीपी का अपना इलाका था, लेकिन अफगान तालिबान भी यहाँ हुआ करते थे, और टीटीपी उनके साथ काम मिलके नहीं करती थी, लेकिन डेफिनेटली उनको अपनी जगह पे, अपने मुल्क में, अपने इलाके में उन्होंने जगह दी हुई थी, और उनको कुछ नहीं कहते थे, उनको निकालते नहीं।
इसी तरह जब टीटीपी अफगानिस्तान भाग के गई तो टीटीए जो है अफगान तालिबान उनके साथ मिलके अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ ये नहीं लड़े, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अफगान तालिबान ने भी कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बावजूद इसके कि उनको बताया जाता था कि पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ये कर रही है और इतना ज्यादा नुकसान कर रही है। सर एपीएस का वाकया दिलों पे नक्श है। जी, तो अफगान तालिबान ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया था। सो एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है जो कि थी, लेकिन अब हालात बदले हैं। अब मुल्क की जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है, यानी अफगान तालिबान के ऊपर। और ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि अगर उनको रशिया ने मदद की है, ईरान ने की है, पाकिस्तान, चाइना, तो सब ने इसी अंडरस्टैंडिंग पे की है कि उनकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। रशिया से 3-4 हज़ार लोग दाइश में जो जाके शामिल हुए थे, वो आज आप वापस आके अफगानिस्तान में बैठे हुए। उनको डर है कि किसी वक्त ये लॉन्च होंगे। तो इसी तरह ईरानी बलूचिस्तान से जो लोग गए थे, वो जब दाइश को शिकस्त हुई है तो वो वापस आके इधर अफगानिस्तान में। तो सब मुल्कों की जो हमसाया ममालिक है, सबकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ यही है कि बेशक ये आपके साथ इनके ताल्लुकात किसी वक्त रहे हों, लेकिन हमारे खिलाफ अगर इन्होंने आपकी सरजमीन इस्तेमाल की तो वो हमें कबूल नहीं हो। ईरान ने बड़ी मदद की है, तालिबान को वेपन्स भी दिए हैं, पैसे भी दिए, सिर्फ इस वजह से कि दाइश है वो एक्टिव ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग का मौजूद है। तालिबान को इसका हल निकालना होगा कि किसी न किसी तरह टीटीपी को राजी किया जाए कि वो अपनी कार्रवाइयां बंद करें। यानी राजी किया जाए, यानी अभी सर शेख साहब मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं, मैं वापस आऊंगी, सब तो बात करूंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। खबर से खबर में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एजाज़ सैयद साहब, ये जो मैं जल्दी जल्दी बात करूंगी, टाइम हमारे पास कम है, ये जो टीटीपी और अफगान तालिबान वाला जो नेक्सस, जो अभी जनरल साहब ने इस बात को कहा कि उनसे बात की जाएगी और ये मेक श्योर कराने की कोशिश की जाएगी कि जी वो भी अब अपने हमले या एंटी पाकिस्तान कार्रवाइयाँ बंद करें, की जाएगी, कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में कुछ मुज़ाकरात भी हमारे टीटीपी से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और अफ़गान तालिबान के साथ भी हमारे कुछ राब्ते रूबते तो हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई 100% इंश्योरेंस हमें मिली है। अभी तक 100% हमें किसी किस्म की इंश्योरेंस नहीं मिली और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्न है। और आप ये भी देखिए, मुझे तो एपीएस का वाकया याद आ जाता है ना उन आप ये देखिए कि हालिया दिनों में अगर आप गुज़िश्ता 1.5-2 माह का जो डाटा है वो उसको उठा लीजिए तो राइज़ हुआ है टेररिस्ट अटैक्स में जो पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर हो रहे हैं। और बाज़ जो टीटीपी अपनी जो स्टेटमेंट जारी करी है उनके अक्सर अटैक वो क्लेम कर रहे हैं। और आप देखिए हालिया दिनों में इनमें इंक्रीज़ आया है। इंक्रीज़ इसलिए आया है कि कुछ चीज़ें, कुछ यहाँ पर लोग हैं जो मौजूद हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ से इधर आते भी हैं फिर यहाँ से चले भी जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब तो थोड़ा सा वो फेंस के बाद और ये इन चीज़ों के बाद बायोमेट्रिक करने के बाद रुका नहीं है मामला। सरहदें नहीं रुका होता तो ये सूरत हाल तो ना होती। देखिए जो एक राइज थी 2007 में लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद, वैसे तो 2004 से चला आ रहा था, 2007 में लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद से लेकर 2013 तक का एक डाटा था ना जो ऊपर गया। फिर 2014 ऑनवर्ड्स एक ऑपरेशन हुआ, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी और उस वक्त की जो मिलिट्री थी उन्होंने किया। फिर 16 दिसंबर 2014 के बाद जनवरी में नेशनल एक्शन प्लान आया, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ तो वो नीचे गया था। लेकिन आप डाटा दोबारा शेख साहब इस पर आपके कमेंट भी चाहिए, क्योंकि क्या इतनी आसानी से वो जख्म हम भूल जाएंगे या भूलने के लिए तैयार है? देखिए मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अवलन कि आगे चल के किस किस्म का रिश्ता इस्टेब्लिश करना चाहिए। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, आप लोग बात कर रहे हैं कि अभी वीज़ाज़ और बायोमेट्रिक सिस्टम है नहीं। अभी भी तालिबान कहते हैं कि हम आएंगे जाएंगे जैसे हम चाहेंगे और ये हो रहा है। अभी भी आपकी क्रॉसिंग जो है चमन पे, वहाँ पे वो वीज़ा के बगैर आते हैं। दिस हैज़ टू स्टॉप। पहले आपको रोकना है, पहले आपको ये करना है कि आपकी फेंसिंग कंप्लीट करनी है और अफ़गानिस्तान के साथ उसी किस्म के रिश्ता करना है जो कि 2 ममालिक के दरमियान होता है और जिनमें ये नहीं कहा जा सकता कि सब कबायली लोग जो हैं उनको आने जाने की इजाज़त है। ये नहीं हो सकता। दूसरा
कि हम हिंदुस्तान की बात करते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो लोग कहते हैं कि सब शुक्र है खुदा का, शुक्र है भगवान का कि हमारी सरहद अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती। उन्होंने $3 अरब की ज़रूर वहाँ पे सरमायाकारी की हुई है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, उनके सॉफ्ट पावर बहुत है, लेकिन उस सॉफ्ट पावर को आपके खिलाफ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अगर तालिबान की हुकूमत है? नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है यही एक जो हमारी लीडरशिप का है वो भी इसी किस्म के बयानात आया था कि जो पाकिस्तान को सूट करता है हमें वो फैसले करेंगे। इवन तो शेख रशीद साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने तो मुझके फैसले को एक तारीखी गलती भी करार दे दिया था। थैंक यू वेरी मच एजाज साहब। शेख साहब आपका भी, जनरल साहब आपका भी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।